सो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही अच्छा मैं टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज हम जो 9th क्लास में अभी तक हमने 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई पढ़े थे, उसकी मोस्ट आईएमपी सीरीज लेकर के मैं उपस्थित हूँ। बच्चों, आज यदि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको किसी भी प्रकार से कोई आईएमपी क्वेश्चन की तैयारी करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा एक संग्रह है आईएमपी क्वेश्चनों का। प्रश्न बैंक से मैं छाट कर आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा भी और याद भी कराऊंगा, है ना। समझाऊंगा और याद ज़रूर कराऊंगा। तो बच्चों, आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख करके ही अर्धवार्षिक परीक्षा में आप जाएंगे, है ना। आपका पेपर जब है, आप इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना, 1, 2 बार, 3 बार आप वीडियो को क्या करेंगे बच्चों, देख करके जाएंगे। आप यदि इस वीडियो को 2 बार, 3 बार देख लेते हैं तो आपका पूरा एग्रीकल्चर का जो अर्धवार्षिक का कोर्स है तैयार हो जाएगा, है ना। अगर आप वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो वार्षिक परीक्षा के लिए भी ये क्वेश्चन एक बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं ये क्वेश्चन, है ना। तो आपका ये 9th क्लास का इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चों, हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए अब आगे बढ़ते हैं और तैयार करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अपना, कि बागवानी को परिभाषित कीजिए। बागवानी क्या होता है ना। तो पहला क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझते हैं हम। बागवानी का अंग्रेजी जो नाम होता है बच्चों, वो होता है हॉर्टिकल्चर। क्या होता है? बागवानी का अंग्रेजी नाम हॉर्टिकल्चर। अब जो ये हॉर्टिकल्चर है ना, हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के हॉर्टस और कल्चर, है ना, हॉर्टस और कल्चर से लिया गया है, और जिसका अर्थ है बाग और खेती, है ना। वाड़े में की जाने वाली खेती, एक छोटे से वाड़े में की जाने वाली खेती को ही हम क्या कहते हैं? बागवानी कहते हैं, है ना। तो आप कितनी सरल परिभाषा है। अगर एग्जाम में आपकी बागवानी की परिभाषा अगर पूछता है तो बच्चों आपको छोड़ करके नहीं आना है, आपको ये पूरा करके आना है। और आपके 3 नंबर में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको इतनी परिभाषा अगर लिख दिया आपने तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएगी, है ना। तो आपको इसको छोड़ के ज़रूर आना नहीं है, ठीक है, जरूर करके आना है, ठीक है। बागवानी को परिभाषा, बागवानी की परिभाषा, है ना, कितनी सरल परिभाषा है। इसको 2 बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगी, है ना। अब हम आगे एक क्वेश्चन लेके आए हैं, विटामिन क्या होता है बच्चों? विटामिन क्या होता है? विटामिन 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? वीटा और अमीन। जहाँ वीटा का अर्थ होता है जीवन और अमीन का अर्थ होता है जीवन के तत्व जो आवश्यक अपने शरीर के लिए। विटामिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बहुत ज़्यादा विटामिन अपने शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और हम हरी हरी सब्जियां, सारी सब्जियों को खाने से क्या ये विटामिन प्राप्त होते हैं, है ना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन कितनी आसानी से अपने को याद हो जाएंगे। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इनको, ये मोस्ट आईएमपी जो सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा आपको देखना है। पूरे इस सीरीज को कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में। और यदि इस सीरीज को आप कंप्लीट करके जाते हो तो आपको एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, है ना। अब इसके बाद में हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आ सकता है मोस्ट आईएमपी। बीज क्या है? बीज क्या है जरा समझे हम इसको। लैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन बुआई की सामग्री जो फसल बोने अथवा रोपने के काम आती है उसको हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं ना। बोने के बाद प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की इच्छित संख्या देती है ना। तो ये जो बीज होता है बच्चों, जैसे कि ये बीज है, तो ये बीज का काम क्या होता है? पौधों की वृद्धि करना, पौधों को उगाना, फसल देना। क्या काम होता है बच्चों? फसल मतलब पौधा बनाना, फसल देना, ये बीज का काम होता है। तो बीज को हम क्या कह सकते हैं? लैंगिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लैंगिक, है ना। तो लैंगिक या वनस्पतिक प्रवर्धित बुआई की सामग्री है ये। क्या है ये? बुआई की सामग्री है बीज, है ना, जिससे जो फसल बोने और रोपने के काम आती है ना। फसल को बोने और रोपने के काम आता है।
तो ये आसान चीज़ है, इसको आप खुद मन से भी लिख सकते हो। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हो और एग्रीकल्चर मतलब आसपास का कल्चर। आप आसपास जो सारी चीज़ें फसलें देख रहे हो, तो बस अपने को सारी चीज़ें जो देख रहे हो वही तो लिखना है। तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन बच्चों छोड़ के नहीं आना है ना। अभी अर्धवार्षिक पेपर देने वाले, अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हो आप, है ना। इसके बाद में वार्षिक परीक्षा दोगे। अरे कोई भी पेपर में आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है ना। आपको कैसे न कैसे करके बनाना ही है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हो, है ना। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान देना, खरपतवार क्या होते हैं। पहले तो मैं समझाऊंगा खरपतवार क्या होते हैं। देखे होगे आपने, फसल में बहुत सारा कचरा उग जाता है जो बिना काम के होता है ना, जो किसी काम नहीं आता है और फसल में उग जाता है, तो उसी को बोलते हैं अपन खरपतवार। क्या बोलते हैं? खरपतवार। जो कचरा होता है उसी को, जैसे आप घर के बाहर भी देखते होगे जो कचरा उगा रहता है ना, उसी को हम बोलते हैं खरपतवार। अगर ये कचरा फसल में जब उग जाता है तो फसल को क्या करता है बच्चों? नुकसान पहुंचाता है ना। तो इसको जरा ध्यान से याद करते हैं क्या होता है। ये अनिश्चित या अनावश्यक पौधे होते हैं। मैंने आपको बताया अभी, अनिश्चित और अनावश्यक पौधे होते हैं जो बिना काम के होते हैं, जो बिना बोए उग जाते हैं। बिना बोते, आप खरपतवार को बोते हो क्या? नहीं बोते, फिर भी ये क्या उग जाते हैं, और जो लाभ की तुलना में हानिकारक है। मतलब कि बच्चों क्या होता है कि आपकी जो ये फसल लगी हुई है, जो फसल आपकी ये लगी हुई है, जैसे ये मुख्य फसल है लगी हुई है ना, तो ये बीच में क्या करते हैं, बहुत सारे उग जाते हैं कचरा, बहुत सारा कचरा उग जाता है। ये बिना काम का, बिना बीज के उग जाता है, इनको बोए नहीं फिर भी उग जाता है। तो बच्चों ये क्या करता है कि अपनी ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है ना। ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जिसका जैसे ये पानी पोषण ये पौधा लेने वाला था, तो ये खुद ही अपना ये मिट्टी का पोषण, पानी, ये सब पौधा खा लेता है। मतलब ये अनावंशित जो बिना काम के उग गए हैं ना ये छोटे छोटे पौधे, तो ये खा लेते हैं पानी, पोषण। तो ये अपनी मुख्य फसल को क्या है, बहुत नुकसान होता है। तो ये जो मुख्य फसल के बीच में उग जाते हैं, अवांछनित, बिन बुलाए मेहमान भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? बिन बुलाए मेहमान भी कह देते हैं अपन। तो ये बच्चों जो उग जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार आप समझ गए क्या होता है खरपतवार, है ना। आसानी से अब आप एग्जाम में आएगा तो छोड़ के नहीं आना है, उसको पूरा लिख करके आना है ना। देखो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि खरपतवार के प्रकार बताओ। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको करना है कि भाई बीजपत्र के आधार पर खरपतवार दो भाग में बांटे गए हैं, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। जो खरपतवार रहते हैं ना, जो एक बीज वाले होते हैं, जो एक बीज वाले होते हैं उनको एक बीजपत्री कहते हैं, और जो द्विबीज वाले होते हैं उनको द्विबीज खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार के दो प्रकार, अभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे दिया तो आपको छोड़ के नहीं आना है, इसको करना है ना। देखते हैं हम पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, ये बागवानी की क्या है, विभिन्न शाखाएं है ना। क्या है ये बागवानी की विभिन्न शाखाएं? पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो बच्चों ये क्या है, बागवानी की शाखाएं। आपको ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बागवानी की विभिन्न शाखाओं को समझाइए, या टिप्पणी में भी पूछ सकता है कि भाई पोमोलॉजी किसे कहते हैं, ओलेरीकल्चर किसे कहते हैं, ऐसा आपको पूछ सकता है ना। तो आपको क्या करना है कि इनको एक एक करके याद रखना है। कैसे? जैसे आपको मान लीजिए पूछ लिया कि पोमोलॉजी क्या होता है, क्या होता है पोमोलॉजी, तो आपको पोमोलॉजी बताना है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है ना। फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में क्या होता है, फल का अध्ययन किया जाता है। फलों का क्या होता है बच्चों, अध्ययन किया जाता है ना। तो कैसे याद रखेंगे हम इसको, जरा याद रखें, कैसे याद रखें। देखिए पोमोलॉजी में प शब्द आ रहा है ना, प से आप फ रिलेटेड करो, क्या, फ रिलेटेड करो ना। पोमोलॉजी, प से फ मतलब पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऐसे याद रखो। फिर दूसरी चीज़ देखेंगे अपन, दूसरा ओलेरीकल्चर मतलब ओले, ऐसे याद रखो कि ओले जो गिरते हैं वो सब्जियों में ज़्यादा गिरते हैं, है ना। या ओले जब गिरते हैं तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा नुकसान
यहाँ पे होता है। ओले से सब्जियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे याद रखोगे कि भाई ओलेरी कल्चर जो शाखा है कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। किसकी? सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है ना। यह लैटिन भाषा के शब्द ओलेरस और कल्चर से लिया गया है ना। उसके बाद में तीसरा देखेंगे फ्लोरीकल्चर। क्या देखेंगे? फ्लोरीकल्चर। तो फ्लोरीकल्चर में तो भाई नाम से ही रिलेटेड हो रहा है। फ्लोरी मतलब फूल, फ्लोरी मतलब फूल, फूलों की खेती। तो फ्लोरीकल्चर कैसे संबंधित है? फूलों की खेती से संबंधित है ना। उसके बाद में चौथी चीज़ देखते हैं हम, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। क्या है? पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? बागवानी की वह शाखा जो भंडारण, जीवन और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए काटी गई फसलों के रखरखाव सिद्धांतों पर आधारित है। जो फसलें काटी जाती हैं उससे संबंधित है ना। हार्वेस्टर चलाते हैं कि नहीं अपन? हार्वेस्टर, तो हार्वेस्टिंग क्यों चलाते हैं अपन? हार्वेस्टर कटाई करने के लिए, है ना। तो वो कटाई से संबंधित, भंडारण से संबंधित ऐसा मान के चलिए आप पोस्ट हार्वेस्टिंग को, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बताया, ठीक है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? 4 चीज़ें बताया। एक पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर और पोस्ट हार्वेस्टिंग। तो बच्चों ये वर्णन में कोई भी 2 पूछ सकता है। कभी आपको आ सकता है कि पोमोलॉजी ओलेरीकल्चर के बारे में बता दो, या फ्लोरीकल्चर पोस्ट हार्वेस्टिंग के बारे में बता दो, है ना। तो कोई भी चीज़, एक चीज़ आ सकती है। तो आपको याद रखना है पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, पोस्ट हार्वेस्टिंग क्या होता है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको, ये क्वेश्चन को आप बार बार याद करने के उद्देश्य से क्या करें, वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें। आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब लाभ मिलने वाला है ना इस वीडियो से, ठीक है। तो इसको ज़रूर 2 बार देखेंगे आप इस वीडियो को। बच्चों अब एक क्वेश्चन देखिए आप, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये, मोस्ट आईएमपी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई कि फल और सब्जियों के बीच अंतर। तो आप जानते हो फल क्या होते हैं? देखिए फल आप घर में देखते हो, खाते हो, है ना। तो फल जानते हो, इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप रिलेटेड करो चीज़ों को, देखे हुई चीज़ों को आपको आसानी से आप पढ़ सकते हो। तो ये फल क्या होते हैं और सब्जियां क्या होते हैं, ज़रा इसको समझना है, इसको रटना नहीं है। आप कभी भी क्या है, कोई चीज़ रटते हो ना तो आपको याद नहीं होगी, है ना। इसलिए आपको समझना है बच्चों। तो देखो फल क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट अपने को याद हो रखना है कि भाई फल जो फल होते हैं, पहला पॉइंट, अधिकांश फल क्या होते हैं बच्चों? बहुवर्षीय होते हैं। जब आप खेतों में जाते होगे, घूमने कहीं जाते हैं, देखते हैं आम का पेड़ बहुत सालों पहले से, आप जब छोटे थे तब भी आम खाते थे उस पेड़ का, और आप अभी बड़े हो गए हो तब भी आम खा रहे हो, है ना। तो आम का पेड़ बहुत सालों से पुराना लगा हुआ है कि नहीं। तो ये आम क्या है? फल है। तो ऐसा बच्चों ये क्या होते हैं? फल बहुवर्षीय होते हैं, है ना। उसके बाद सब्जियों की बात करते हैं हम। आप घर में क्या लगाते हो? मिर्च, टमाटर, भिंडी लगाते हो। तो ये क्या होते हैं बच्चों? ये सब्जियां क्या होती हैं? 1 साल के लिए लगाई जाती है ना। तो ये क्या होती हैं? अधिकांश सब्जियां क्या होती हैं? 1 वर्षीय होती है ना। और अधिकांश जो फल होते हैं ये बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट याद करते हैं। फल के पौधे आमतौर पर काष्ठीय होते हैं, है ना। कैसे काष्ठीय होते हैं? काष्ठीय मतलब होता है कठोर। जैसे कि आम के पौधे को आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है ना, होता है कठोर। तो इसको बोलेंगे हम आमतौर पर, जो फल का पौधा जो होता है, आम हो, कोई भी फल जो होते हैं वो क्या होते हैं? काष्ठीय मतलब कि कठोर। क्या होते हैं? काष्ठीय मतलब कि कठोर होते हैं, है ना। और जो सब्जियों के जो पेड़ होते हैं वो शाकीय होते हैं, आमतौर पर शाकीय होते हैं और रसीले होते हैं, कोमल होते हैं कि नहीं। उनको आप मोड़ दोगे तो उसमें से हल्का सा पानी निकल जाएगा, तो रसीले होते हैं कि नहीं। तो ये बच्चों क्या होता है दूसरे पॉइंट में कि जो फल होते हैं आमतौर पर काष्ठीय प्रवृत्ति के होते हैं, और जो सब्जियां होती हैं शाकीय प्रवृत्ति की होती हैं। इनको ध्यान से आपको समझना है, रटना नहीं है चीज़ों को। फल और सब्जी आप हर आदमी देखते हो, हर बच्चा आप जानते हो, हर बच्चों ने फल और सब्जी को देखा है, इसलिए आपको रटने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तीसरी चीज़ ज़रा ध्यान से समझें, इसका व्यावसायिक रूप से
अलैंगिक प्रवर्धन निधि द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब कि जो फल होते हैं बच्चों कलम द्वारा तैयार करते हैं कि नहीं, जो चीज़ कलम द्वारा तैयार की जाती है उसको अलैंगिक कहते हैं, है ना। और इसमें जो देखते हैं जरा सब्जियों में, इसको व्यावसायिक रूप से लैंगिक प्रवर्धन बीज द्वारा विधि से तैयार करते हैं। तो जो बीज द्वारा तैयार किया जाता है तो ये सब्जियां बीज द्वारा तैयार की जाती हैं और ये कलम द्वारा तैयार की जाती हैं। तो कलम द्वारा मतलब अलैंगिक और बीज द्वारा मतलब लैंगिक, है ना। आसानी से समझ सकते हो आप। जो तीसरा पॉइंट है बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हो उसको। लैंगिक है मतलब कि कलम द्वारा, और अलैंगिक है मतलब कि कलम द्वारा, और लैंगिक है मतलब कि बीज द्वारा, है ना। ये बीज द्वारा अपन सब्जियां उगाते हैं और कलम द्वारा फल उगा लेते हैं। बहुत से अधिकांश जो फल रहते हैं उनको कलम द्वारा ही उगाते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं जरा क्या है चौथा पॉइंट। फलों के पौधे संधाई काट-छांट आदि की आवश्यकता होती है इनको। अब जैसे एक विशाल वृक्ष रहता है, ये है विशाल वृक्ष रहता है कि नहीं फल का, तो ये विशाल वृक्ष को क्या करते हैं बच्चों, काट-छांट की हमको आवश्यकता होती है। काट-छांट छटाई करना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि छटाई नहीं करेंगे तो उसकी ग्रोथ हर जगह हर क्षेत्र में नहीं होती, है ना। आकार मतलब चारों ओर ग्रोथ नहीं होती, इसलिए क्या करते हैं इनको काट-छांट की ज़्यादा आवश्यकता होती है फलों को, है ना। और जो सब्जियां होते हैं इनको सहारा देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने टमाटर का पेड़ लगाए हैं, है ना, ये टमाटर के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनको क्या करोगे, डंडों के माध्यम से जो तार से बांध के इनको सहारा देते हैं, उस सहारा देने की सब्जियों को यहाँ पे आवश्यकता होती है। और जो पांचवा पॉइंट है, फल ज़्यादातर पकने के बाद ताज़े रूप में खाए जाते हैं। तो आम को आप खाते हो तो देखे हो आपने कि पका करके खाते हो कि नहीं, मतलब पके हुए ताज़े ताज़े पके खा लेते हो कि नहीं आप पेड़ से ही तोड़ के, है ना। और जो सब्जियां होती हैं आप क्या उनको पका के खाओगे, नहीं खाते ना। आप उनको क्या करके खाते हो, गैस में उनको पका करके खाते हो, है ना। ये ताज़े खा सकते हैं इनको सीधे पेड़ से तोड़ करके, और इनको पका करके खाओगे। पकाने के मतलब गैस में पका करके खाओगे, है ना। ये पकाने का मतलब अलग हो गया। ये पकाने का मतलब जो आम पकता है ना और खाते हैं उनको गैस में थोड़ी ना पकाते हैं, और इनको गैस में पकाते हैं ना। तो ये बच्चों बहुत ही IMP क्वेश्चन है, ये आपके ना एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना आप। फल किसे कहते हैं, सब्जियां किसे कहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको याद कराया। अंतर है ना, 2 बार वीडियो को देखो आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। अब एक और IMP क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, बागवानी का महत्व, है ना। ये बहुत IMP प्रश्न है, ये क्वेश्चन आता ही है ना। तो इस क्वेश्चन को भी अपने को समझना है कि बागवानी का महत्व क्या होता है। ज़रा पढ़ें, पहले तो परिभाषा पढ़ लें इसकी। बागवानी का अंग्रेजी नाम हॉर्टिकल्चर है, और हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो हॉर्टस और कल्चरा से लिया गया है, जिसका अर्थ बाग और खेती, अर्थात बाड़े में की जाने वाली खेती। जो एक छोटे सा बाड़ा होता है उसमें जो खेती करते हैं अपन, उसी को हम क्या कहते हैं, बागवानी कहते हैं, है ना। तो बच्चों बागवानी बहुत ही मतलब आवश्यक होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। जरा समझे हम क्या क्या महत्व होते हैं, महत्व को देखते हैं। बागवानी फसलों का भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित महत्व है। कौन कौन सा महत्व है, पहला पढ़ें जरा। बागवानी फसलें कृषि उपज और आहार में बदलाव का स्रोत हैं। क्या काय का स्रोत है, ये बदलाव का स्रोत है। और दूसरा, बागवानी से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी दवाएं, क्या क्या दवा प्राप्त होती हैं, दवाएं प्राप्त होती हैं बागवानी फसलों से। क्या, जैसे कि आपने तुलसी लगा दिया, जैसे कि आपने अदरक लगा दिया, जैसे कि आपने हल्दी लगा दिया, ये दवाओं के लिए आपने औषधि के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं बागवानी में, है ना। तो बागवानी क्या है, एक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी दवाएं मिलती हैं मतलब बागवानी से, है ना। और दूसरी चीज़ देखें जरा, बागवानी में फलों और सब्जियों की खेती ढलान या ऊंची नीची मिट्टी में भी की जा सकती है ना। तो ये सॉरी ढलान नहीं है, ढलान है, हाँ याद रखना इसको, ढलान पढ़ना। तो ढलान या ऊंची नीची मिट्टी में भी कर सकते हैं बागवानी में, है ना। बंजर भूमि या खराब गुणवत्ता वाली मिट्टी में भी बागवानी की खेती की जा सकती है। बागवानी फसलों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में
अधिक मांग है। बागवानी की जो फसल लगाते हैं हम, इसकी अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि बाहर विदेशों में और राष्ट्रीय मतलब देशों में बहुत मांग है। तो बागवानी बहुत अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एक छोटी सी बागवानी में आप सब्जियां लगा देते हैं, औषधि पौधे लगा देते हैं, बहुत ही अच्छे से आसानी से आप सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं, दवाइयाँ औषधि फल प्राप्त कर सकते हैं, पौधे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये बागवानी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप खुद एग्ज़ाम में लिख सकते हो मन से भी, है ना। तो आपको एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप बहुत आसानी से सारी चीज़ कर सकते हो। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से ध्यान से समझें। अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो आप वीडियो आधा देख पाए हैं तो आधा को आगे थोड़ा टाइम मिला करके ज़रूर देखें, है ना। आप रटने से ज़्यादा इस वीडियो को समझेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। अब बच्चों एक क्वेश्चन जो देख पा रहे हो आप स्क्रीन में, प्रशिक्षण क्या होता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं मुझसे कि सर हमें ये याद नहीं हो पा रहा, ये क्वेश्चन याद नहीं हो पा रहा है। जरा आज ध्यान से समझिए ज़रा क्या होता है जरा प्रशिक्षण, है ना। प्रशिक्षण बच्चों जैसे कि एक पेड़ होता है ना, जैसे कि एक पेड़ होता है तो इसको हम क्या करते हैं, मनचाहा आकृति दे करके इसकी क्या करते हैं, छटाई करते हैं, है ना, कटिंग करते हैं। इसको मनचाहा आकृति हम कोई हाथी बना दें, कोई कुछ बना दें, कोई किसी भी प्रकार से इनको गोल मतलब शंकु आकार का बना दें, या मतलब अपनी खुद मनचाही तरीके से इसकी आकृति हम कैंची से काट करके, जैसे कि इस टाइप से कई लोग बना लेते हैं पेड़ को, है ना। तो अलग अलग प्रकार से जब हम आकृति देते हैं, कटाई छटाई करते हैं, तो बच्चों उसी को तो प्रशिक्षण कहते हैं, है ना। तो इसको रटने की क्या ज़रूरत है, आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है ना। तो देखिए जरा समझते हैं इसको। प्रशिक्षण, जब किसी पौधे को मनचाहे तरीके से विकसित या आकार देने के लिए जो तरीका का प्रयोग किया जाता है उसी को संधाई या प्रशिक्षण कहते हैं, है ना। तो ये प्रशिक्षण क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक सेंट्रल लीडर प्रणाली, ओपन लीडर प्रणाली और संशोधन लीडर प्रणाली। बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन लाया हूँ, यहाँ से आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के जाइए। आसानी से आप इसी वीडियो से पूरा आप अर्धवार्षिक पेपर का प्रश्न उत्तर आप हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको बुक से आपके सही विकल्प, सही जोड़ी, खालिस्तान आपको पढ़ के जाना है और इन आईएमपी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से 2 या 3 बार वीडियो को देखकर जाना है बच्चों, ठीक है। तो आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इनको एक एक से हम समझते हैं। देखो सबसे पहले है बच्चों सेंट्रल लीडर प्रणाली, है ना। आपको प्रशिक्षण की प्रणालियाँ पूछ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन में जाता है अलग अलग कभी कभी। तो पहला आपको देखना है सेंट्रल लीडर प्रणाली। इस प्रणाली में एक पेड़ के मुख्य तने को जमीनी स्तर से ऊपर तक सीधे बढ़ने दिया जाता है। क्या करते हैं, ऊपर तक सीधे बढ़ने दिया जाता है सेंट्रल में, है ना, सेंट्रल लीडर प्रणाली में। और ओपन लीडर प्रणाली में क्या करते हैं, ओपन इसमें एक पेड़ के मुख्य तने को मनचाही ऊंचाई तक बढ़ने की सुविधा दी जाती है और ऊपर से बगल की सुविधा दी जाती है और ऊपर से बगल में कई शाखाएं बनती हैं, जिस कारण केंद्र में कम शाखाएं बनती हैं और ये शाखाएं बनती हैं और ये हिस्सा खुला होता है ना, जिस कारण सूरज की रोशनी प्रत्येक शाखा तक आसानी से पहुंच जाती है। इस विधि में फलों की तोड़ाई करने में लाभ होता है। तो इसमें क्या है, शाखाएं पूरे तरीके से सूर्य का प्रकाश जो होता है हर शाखाओं में पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रणाली है ओपन सेंट्रल प्रणाली। तो आपको अगर यहाँ से थोड़ा सा क्या करें कि ये प्रणालियों को भी याद अच्छे से रख लेते हो आप, तो बहुत ही अच्छी बात होगी और आप खुद मन से आप बना सकते हो इसको क्वेश्चन को बेटा, है ना। तो प्रशिक्षण क्या होता है और प्रशिक्षण की 3 प्रणालियाँ आसानी से लिख सकते हो, है ना। इसके बाद देखते हैं आगे का संशोधित लीडर प्रणाली, है ना। सॉरी, यह प्रणाली सेंट्रल लीडर प्रणाली और ओपन सेंटर प्रणाली का संशोधित रूप है। दोनों का क्या है, ये संशोधित रूप है। इस प्रणाली में तना कुछ वर्षों तक बढ़ता है और कुछ वर्षों बाद बगल में शाखाओं को
बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है ना। तो ये आपको बस समझना है, चीज़ों को याद रखना है। और आपको यदि ये प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण की 3 प्रणालियाँ भी आसानी से याद रहती हैं। तो आप ये 3 प्रणाली को भी अच्छे से लिखते हो और ये मन से भी आप अच्छे से समझ करके मन से भी बना के आओगे एग्ज़ाम में। तो आपका अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आपको 5/5 मिलने वाले यहाँ पे हैं। और बच्चों आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। और वीडियो में अंत तक बने रहना है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे IMP क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चनों को आपको करना है ना। अब एक क्वेश्चन आने वाला है, बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। क्या छटाई क्या होता है ना। छटाई क्या होता है, अब ध्यानपूर्वक यहाँ पे वीडियो में समझेंगे आप कि छटाई क्या होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, जैसे कि ये पेड़ है ना। तो ये पेड़ है, तो आप जैसे कोई भी पेड़ में एक वन वाला, जंगल वाला पेड़ के बारे में समझा रहा हूँ कि जैसे कि मान लो एक सागुन का पेड़ आपने लगाया है ना। तो ये सागुन का पेड़ लगाया आपने, है ना। तो सागुन का पेड़ अच्छी ऊंचाई तक चले गया है, 20 फीट ऊंचाई तक चले गया है, परंतु ये क्या शाखाएं दे रहा है ना। बहुत सारी शाखाएं दे रहा है, ये शाखाएं दे रहा है। तो बच्चों आप क्या करोगे, इसकी क्या करोगे, छटाई करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि ये जो शाखाएं रहती हैं, तो ये शाखाएं, अब पेड़ बढ़ने का रहेगा, तो ये बढ़ना चाहता है पेड़, परंतु क्या है, यहाँ पे भोजन उसको, उसका पोषण अच्छे ढंग से पहुँच नहीं पाएगा, है ना। ये तना मोटा हो नहीं पाएगा। इसलिए क्या करना है बच्चों कि ये जो शाखाएं आपकी यहाँ पे आई हुई हैं, इन शाखाओं को आपको, इन शाखाओं की कटिंग कर देना है ना। किस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका पेड़ हो गया और ये आपने शाखाओं की क्या कर दिए, यहाँ से शाखाएं, तो इनकी छटाई कर दी, है ना। तो अब क्या होगा, जितना भी पोषण है ये पूरा पौधे को मिलेगा, है ना। क्या किसको मिलेगा, पौधों को। और पौधा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और ऊंचाई इसकी बढ़ जाएगी, है ना। ये होगा। तो इसलिए क्या करते हैं बच्चों, हम पौधे की छटाई करते हैं कि अच्छे तरीके से पौधे को पोषण मिल जाए, है ना। और एक चीज़, अब आती है बात, सब्जियों में हम छटाई कैसे क्यों करते हैं। तो बच्चों वो तो ही ग्रोथ की, वृद्धि की। अब जो सब्जियां के पेड़ होते हैं, इनमें हम छटाई क्यों करते हैं कि ये अनावश्यक भाग में अपना पोषण दे देती हैं। इसलिए क्या करते हैं, पौधे की अच्छी वृद्धि कराने के लिए, है ना, अच्छी वृद्धि कराने के लिए, अच्छे अच्छे फल लाने के लिए, अच्छी अच्छी शाखाएं, नई नई शाखाएं लाने के लिए हम क्या करते हैं, पौधों की छटाई करते हैं, है ना। नई नई शाखाएं आती हैं, है ना, इसलिए हम छटाई करते हैं। जरा अब हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। उपज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, अब एक टमाटर का पेड़ है या किसी भी सब्जी का पेड़ है, तो आपने ये 4 ही शाखाएं हैं ना, इनकी आपने छटाई कर दिया। तो छटाई करने से क्या होगा कि नई नई शाखाएं वहाँ पे आ जाएंगी। तो एक शाखा से क्या होगा, 4-5 शाखाएं बन जाएंगी। तो 4-5 शाखाएं में अलग अलग टमाटर लगेंगे कि नहीं, लगेंगे कि नहीं, अलग अलग टमाटर, ये होगा। तो आपको टमाटर की ग्रोथ अच्छी मिलेगी, या कोई भी सब्जी लगाते हो तो ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी आपको, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, अपन की छटाई कर देते हैं, है ना। तो उपज की गुणवत्ता को क्या करते हैं, गुणवत्ता को सुधार करने के लिए किसी पौधे के किसी हिस्से को क्या करते हैं, हम छटाई कर देते हैं। अतिरिक्त जो हिस्सा होता है उसको विवेकपूर्ण तरीके से काट छाट कर देते हैं। ये नहीं कि नीचे से काट दिया, ऐसा नहीं करना है, अच्छे से काटना है बच्चों, है ना। छटाई भी बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं, है ना। तो उसी को हम क्या करते हैं, छटाई कहते हैं। अब छटाई का आखिर उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बताया था, परंतु देखते हैं अब। फूल और फल का संतुलन बनाए रखने के लिए, आप पौधा बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा शाखाएं हो गई उसमें, तो पौधा क्या होगा, झुक करके गिर जाएगा। इसलिए छटाई कर दो तो ये पौधा हल्का हो जाएगा, तो पौधा का संतुलन अच्छा बना रहेगा। तो पहला पॉइंट ये याद रखें, फूल और फल का संतुलन बनाए रखने के लिए, है ना। उसके बाद दूसरा देखते हैं जरा, फलों का नियमित रूप से आना। आप छटाई कर दोगे तो नई नई शाखाएं आएंगी, और नई नई शाखाएं आएंगी तो नियमित रूप से फल आएंगे, है ना। नियमित रूप से क्या होंगे,
फल आएंगे। और कीट संक्रमित शाखाएं को हटाना। छटाई में क्या करते हैं हम, जैसे कि ये पेड़ है तो इसमें क्या हो गया, इसमें रोग हो गया है, याली शाखा में रोग हो गया है, तो इसको काट करके बच्चों अलग कर दीजिए। क्योंकि क्या होगा, आप काट करके अलग कर दोगे तो जो दूसरी शाखाएं आपकी दो शाखाएं अलग से बची हुई हैं, उनमें यहाँ के कीट और रोग इन शाखाओं में पहुंच नहीं पाएंगे। तो जो संक्रमित रोग वाली जो शाखा है उसको क्या कर देंगे हम, कीट संक्रमित शाखा को अपने पेड़ से हटा देंगे। इसी को बोलते हैं छटाई करना, और छटाई के यही है उद्देश्य। और चौथा है, पौधों की वृद्धि के लिए पर्याप्त धूप सुनिश्चित करता है। अब पेड़ है, बहुत ज़्यादा शाखाएं हो गई हैं, तो ये पौधे को क्या है ना, सूर्य का प्रकाश ढंग से मिल नहीं पाता है, तो इनकी कटिंग अच्छे से कर दोगे तो सूर्य का प्रकाश भी अच्छे से मिलेगा। तो ये है उद्देश्य बच्चों छटाई का। और छटाई किसे कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद में आपको छटाई समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया हूँ, और ये बहुत ही IMP क्वेश्चन हो गया है, और अर्धवार्षिक में ही नहीं, वार्षिक परीक्षा में भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है ये क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए आपको इसको रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन ये होने वाला है ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मोस्ट IMP क्वेश्चन, स्टेकिंग क्या है। बच्चों मैं बहुत ही अच्छे से आपको स्टेकिंग समझाऊंगा, ध्यान से समझना है आपको, है ना। जरा मैं ब्लैंक कर लूँ इसको। सबसे पहले मैं स्टेकिंग को समझा देता हूं, फिर उसके बाद में आपको सारी चीज़ें देखिए। यहाँ ध्यान से देखिए स्टेकिंग क्या होता है। आज के बाद बोलना नहीं है आपको कि स्टेकिंग सर हमको बनता नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करे हैं कि आपने अपने खेत में टमाटर का बगीचा लगाया है। ठीक है, आपने ये टमाटर का बगीचा लगाया है, ठीक है, ध्यान से समझना आप। ठीक है, टमाटर का आपने क्या करा है, आपने बगीचा लगाया है। तो अब बच्चों ये टमाटर का जो बगीचा है अब बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ेगा, मतलब बेले वाला होता है टमाटर, तो टमाटर बेले वाला होता है एक, और एक निश्चित वाला ऊंचा वाला भी होता है, परंतु आपको स्टेकिंग तो करने की आवश्यकता ही पड़ती है, क्योंकि सहारा देने की आवश्यकता टमाटर को पड़ती है। तो आप क्या करोगे, ऐसे लंबे लंबे क्या करोगे, डंडे, बांस के डंडे लगा सकते हो, है ना। ऐसे लंबे लंबे डंडे लगा दो बीच बीच में, पौधों के बीच बीच में, है ना। और उसके बाद में क्या करोगे, तार से, इस टाइप से तार से ये डंडों से डंडे को ऐसा कस दोगे। ठीक है, एक मिनट, ऐसे आप तार से ऐसा कर देना है। ठीक है, तो ये तार लगा करके, जो डंडे लगा करके आपने तार लगा दिया, या आप रस्सी का उपयोग कर सकते हो, केन का उपयोग कर सकते हो, है ना। तो आप ये रस्सी और डंडे से आप क्या करते हो कि एक स्टेकिंग कर देते हो, और उसके बाद में जब ये पौधे बड़े होने लग जाते हैं तो ये खुद ही क्या होते हैं, ये ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, काय में तार में चढ़ने लग जाते हैं। तो ये पौधों को अपन क्या कर रहे हैं, ये सहारा दे रहे हैं। तो डंडे लगा करके आपने क्या किया है कि तार लगा करके पौधों को जब सहारा देते हो आप, यही तो भाई सहारा देने की ही विधि को क्या कहते हैं, हम स्टेकिंग कहते हैं। सहारा देना, पौधों को सहारा देना ही स्टेकिंग कहलाता है। और ये स्टेकिंग आप कर दोगे तो क्या होगा कि भाई ऊंचाई पे पौधा जाएगा, ऐसा ऊंचाई पे चढ़ते जाएगा पौधा, टमाटर का ही पौधा रहेगा, आप ऊंचाई पे चढ़ते जाएगा, ऐसा चढ़ते जाएगा। उसके बाद यहाँ फल लगेंगे तो आपको आसानी से दिखेंगे, हैं, फल लगेंगे आसानी से दिखेंगे, आसानी से इनको तोड़ सकते हो आप, है ना, तोड़ सकते हो। सूर्य का प्रकाश भी आसानी से लग जाएगा, है ना। बहुत ही ज़्यादा सुविधा होती है स्टेकिंग करने से, और आप आसानी से तोड़ सकते हो, सूर्य का प्रकाश अच्छे से, हवा अच्छे से लगेगी, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये पौधों जो टमाटर के पौधे रहते हैं तो उनमें क्या करते हैं, हम स्टेकिंग ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये देख लिए, ये ऐसे करके हम क्या करते हैं, स्टेकिंग कर देते हैं ना। तो जरा अब हम समझते हैं स्टेकिंग, इसने क्या लिखा हुआ है भाई। ठीक है, देखिए समझिए स्टेकिंग क्या है। अब देखो, वह विधि जिसमें कमजोर तना वाली फसलों को सहारा देते हैं, मैंने समझाया हूं ना, वही तो चीज़ लिखी हुई है बस। वह जिसमें हम कमज़ोर जो तना वाले हैं, जैसे टमाटर ही ले लेते हैं हम, उनको सहारा देने की आवश्यकता पड़ती है। जरा उद्देश्य पढ़ें, क्या है उद्देश्य, क्या है। पहला देखते हैं, इसमें पौधों को सहारा प्रदान किया जाता है। स्टेकिंग में क्या होता है, पौधों को सहारा प्रदान किया जाता है। दूसरा कि भाई इसमें फलों को ज़मीन के ऊपर रखा जाता है, ज़मीन के क्या ऊपर रखा जाता है, आसानी से फल तोड़ सकते हो तुम। पौधों को कीटों और रोगों से
ग्रस्त होने की संभावना कम होती है, क्योंकि पौधा जो रहेगा ऐसे गिरा हुआ रहेगा, ऐसा लंबा लंबा आपकी ज़मीन में गिरा हुआ रहेगा, तो फल भी सड़ेंगे, रोग भी लगेंगे, कीट भी लगेंगे, है ना। और पौधा अच्छे से स्टेकिंग करके आप उनको चढ़ा करके रखोगे तो अच्छे से कीट रोग की संभावना कम होगी, है ना। उसके बाद देखते हैं इससे कीटनाशक और कवकनाशकों के छिड़काव और भुरकाव में मदद मिलती है। तो आसानी से क्या करोगे, ऐसे दूर दूर स्टेकिंग कर दोगे आप। देखो 1 मिनट, स्टेकिंग को थोड़ा बताऊं मैं। देखो ये डंडे लगे हुए हैं, है ना। तो आप ऐसे डंडे लगे हुए रहते हैं और ये आपकी फसल लगी हुई है, तो फसल ये चढ़ी हुई रहेगी, तो आसानी से इनमें कीटनाशक डालना है आपको, किसी भी प्रकार का आपको दवाई का छिड़काव करना है बच्चों, तो इसमें स्टेकिंग के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, दवाई का छिड़काव भी कर सकते हो। देखिए कितना आसान है स्टेकिंग किसे कहते हैं, है ना। बिल्कुल यहाँ से आप वीडियो से समझ के जाइए, इसके बाद कहीं से बाहर से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरा चैलेंज है, इस वीडियो को देख के जाइए, आसानी से आप पूरा पेपर हल करके आएंगे, ये मेरा चैलेंज है, बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। और एक नहीं 2 बार इस वीडियो को देखिए, अपना समय निकालिए और वीडियो को फास्ट करके देख लो, पर 2 बार वीडियो को जरूर देखना बच्चों। और आप इसके बाद में एग्ज़ाम देने जाइए और फिर मुझे बताइए कि किस टाइप को आपको हेल्प मिली है इस वीडियो से, है ना। अब एक आगे महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी तक तो मैंने इकाई 1 के पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया हूँ, इसके बाद में इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न अपन इकाई 2 के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, है ना। तो देखिए ज़रा, बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। नर्सरी बेड पौधशाला क्या है? नर्सरी बेड क्या है, ज़रा आसानी से समझे। नर्सरी बेड ऐसा एक छोटा सा क्षेत्र है नर्सरी बेड, जहाँ बीज अंकुरित और वृद्धि से स्वस्थ पौधों के लिए आवश्यक मिट्टी और पर्यावरण की स्थिति, जैसे अंकुरण के लिए मीडिया, पौधों के पोषण तत्व, पानी, तापमान, ऑक्सीजन और मौसम की सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक छोटी सी आप नर्सरी बेड तैयार करना, मतलब कि जैसे आपने घर में देखते हो, आप एक छोटी सी नर्सरी बेड में धनिया लगा देते हो, पालक लगा देते हो, मेथी लगा देते हो। ये जो मैं आकार बता रहा हूँ ना, ये नर्सरी बेड का है, आसानी से समझ गए होंगे। जब आपके घर में आपने देखे होंगे कि कहीं कृषि कार्य जहाँ होता है, जहाँ पे आप यहाँ टमाटर के रोपा लगा दिया, टमाटर का, यहाँ मिर्च का लगा दिया, बैगन का लगा दिया, प्याज का लगा दिया। जब ये रोपा तैयार किया जाता है जिस जगह में, उसको देसी भाषा में मतलब वो भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, छोटी सी एक मतलब नर्सरी बेड, देसी भाषा में कई लोग वापा बोलते हैं, है ना। तो जो वापे तैयार किए जाते हैं छोटी छोटी जगह में, छोटा छोटा क्षेत्र में, क्या करते हैं हम, मिर्च, टमाटर और जैसे गोभी, मिर्च, टमाटर, है ना, ये सारी चीज़ों का क्या करते हैं, पौध तैयार करते हैं, रोपा तैयार करते हैं, है ना। रोपा जहाँ तैयार करते हैं उसी को हम बच्चों बोलते हैं नर्सरी बेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्सरी बेड बोलते हैं। तो नर्सरी बेड एक ऐसा छोटा क्षेत्र होता है जहाँ बीज अंकुरित और वृद्धि से स्वस्थ पौध के लिए आवश्यक मिट्टी और पर्यावरण की स्थिति, जैसे अंकुरण के लिए मीडिया, पौधों के पोषक तत्व, पानी, तापमान, ऑक्सीजन और मौसम की सुरक्षा वहाँ पे प्रदान हो जाती है ना। उसी को तो हम नर्सरी बेड कहते हैं, ठीक है। अब नर्सरी बेड के जरा लाभ देख लेते हैं। लाभ भी कभी कभी पूछ लेता है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है ना। तो नर्सरी बेड के लाभ देख लेते हैं जरा। नर्सरी बेड के लाभ, पहला लाभ है भाई, पौध के बाद देखने के लिए सुविधाजनक है, फसल अवधि कम हो जाती है, भूमि और समय प्रबंधन में मदद मिलती है, और समान और स्वस्थ पौध तैयार करने में मदद मिलती है। समान तरीके से पौध में मदद मिलती है नर्सरी बेड तैयार कर लेने से। नर्सरी बेड में क्या करोगे, सबसे पहले आप नर्सरी बेड में पौधे तैयार करोगे, उसके बाद क्यारी में आप क्या करोगे कि इनकी ट्रांसप्लांटिंग कर दोगे, है ना, ट्रांसप्लांटिंग कर दोगे, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं जरा, बीज क्या है, बीज के भागों के बीज के निम्न भाग बताइए। तो जरा यहाँ ध्यान से देखना, बीज क्या होता है समझना है आपको। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, है ना। मैं जो आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये अर्धवार्षिक के लिए और वार्षिक के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं। ये
क्वेश्चनों को आप जरूर ध्यानपूर्वक यहाँ से जरूर देख करके आपको जाना है ना। बीज क्या होता है? बीज एक निष्क्रिय भ्रूण या सूक्ष्म पौध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्यावरण की आवश्यक परिस्थितियों के होने पर पौध में विकसित होते हैं, है ना। और बीज के क्या, बीज देखो बीज क्या होता है, हम ये भी बोल सकते हैं बीज भाई एक पौधा तैयार करने का, एक फसल उत्पादन करने का एक साधन है। इसी से तो हम क्या करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, है ना। तो ये निष्क्रिय भ्रूण और सूक्ष्म पौध के रूप में परिभाषित करते हैं इसको, और पर्यावरण की आवश्यक परिस्थितियों के होने पर पौध में विकसित होता है, मतलब पौधा बनता है बीज, है ना। फसल उत्पादन के लिए बीज का उपयोग किया जाता है। बीज के भाग जरा देखें हम, बीज का देखो, बीज कोट के बाद भ्रूण, उसके बाद में प्लूमूल, कली और रेडिकल, ये भाई बीज के क्या हैं, भाग हैं। इनको आसानी से याद कर लेना, बहुत सरल चीज़ है, ठीक है, पढ़ लोगे, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको कि भाई बीज की गुणवत्ता का वर्णन कीजिए। क्या? बीज की गुणवत्ता का वर्णन कीजिए। बीज की गुणवत्ता भाई आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, बीज जीवक्षम होना चाहिए, अधिकतम नमी युक्त होना चाहिए, अन्य बीजों के मिश्रण से मुक्त होना चाहिए, स्वस्थ और संक्रमण या अंदरूनी संक्रमण से मुक्त होना चाहिए। जो बीज होता है बच्चों बड़ा स्वस्थ चाहिए भाई, आनुवांशिक रूप से और हर चीज़ से। एक तो कटा पीटा बीज नहीं होना चाहिए, है ना, साबुत अर्थात किसी भी हिस्से में क्षति मतलब कटा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो ये बीज की गुणवत्ता, ऐसा बीज बिल्कुल अच्छा बीज, हाइब्रिड टाइप का जो बीज रहता है ना, हाइब्रिड बीज, हाँ मतलब स्वस्थ मतलब बीज जो रहता है उसी को हमको क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो उससे सही अंकुरण होगा, सही पौधा होगा, आएगा, है ना। तो ये गुणवत्तापूर्ण बीज को आपको लगाना चाहिए, है ना। अब एक क्वेश्चन और समझ लेना आप इसको, कभी होता है कभी क्वेश्चन ये आ जाते हैं, इसलिए इनको समझना ज़रूरी है। मैं तो समझा ही रहा हूँ ना आपको, वीडियो आपको चालू रखना है, ध्यान से सुनते रहना है बस, है ना। आपकी एनर्जी कोई खर्च नहीं हो रही, आपको तो देखना है बस। तो देखिए, बीज उत्पादन एजेंसियों के नाम कौन कौन से हैं, मतलब कि जो बीज होते हैं उनको बनाने वाली एजेंसियाँ कौन कौन सी हैं, है ना। तो बीज को बनाने वाली एजेंसी कौन सी, जो बीज आते नहीं क्या आप खरीदते हो, जब जैसे धान का बीज खरीदते हो, चना का बीज खरीदते हो, आप मटर खरीदते हो, मिर्च, टमाटर, ये सारी चीज़ जो बीज कहाँ से बन के आता है, ये पैकेट में कहाँ से पैक होके आता है ना। तो ये चीज़ों को हम जरा पढ़ेंगे, बीज बनाने वाली एजेंसियों के बारे में, है ना। पहला देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, है ना। ICAR में बीज बनाया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, है ना। उसके बाद चयनित राज्य बीज निगम है, राष्ट्रीय बीज निगम है, NSC बोल सकते हैं, राज्य बीज निगम, SSC बोल सकते हैं इसको, है ना। उसके बाद भारतीय स्टेट फार्म कॉरपोरेशन, है ना। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र है, KVK, ये भी बहुत ही IMP चीज़ है। और उसके बाद गैर सरकारी संगठन, मतलब प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं बीज, है ना। तो ये बीज बनाने वाली मुख्य कंपनी यहाँ कह सकते हैं हम, एजेंसियाँ, है ना। ये IMP क्वेश्चन थोड़ा हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ ही लेना आप। तो एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन है बच्चों, प्रो ट्रे वाला, है ना। प्रो ट्रे आप जानते हो, प्रो ट्रे किसे कहते हैं, जरा इसको हम समझेंगे। प्रो ट्रे से लाभ और हानि तो आएगा ही, वो आगे की चीज़ हो जाती है, परंतु प्रो ट्रे को ज़रा हम पहले समझते हैं। देखो प्रो ट्रे क्या होती है और हम इसमें क्या करते हैं, है ना। तो जरा ब्लैंक पेपर में ज़रा समझें हम इसको क्या होता है। देखो ये एक प्रो ट्रे रहती है, ऐसी प्रो ट्रे रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऐसी प्लेट बनी हुई रहती हैं, ब्लैक कलर की प्रो ट्रे रहती है। इसको यूट्यूब में, आप गूगल में भी देख सकते हो, जैसे ही मैं बोलता हूँ तो आप सर्च कर लिया करो, है ना। तो ये प्रो ट्रे इस टाइप की ट्रे बनी रहती है ना। तो इसमें ये प्रो ट्रे में क्या आप करते हैं, अपन बच्चों कोकोपीट डाल देते हैं, नारियल के बूच से जो तैयार किया हुआ जो कोकोपीट रहता है ना, तो वो कोकोपीट को इसमें भर देते हैं, है ना। कोकोपीट को क्या करते हैं, इसमें भर देते हैं, ठीक है, भर दिए प्लेटों में, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें बीज लगा देते हैं, क्या करते हैं, बीज ऐसा लगा देते हैं, बीज लगा देते हैं। और उसके बाद में ये बीज क्या होते हैं, जब तैयार होते हैं, एक छोटे छोटे नन्हे पौधे बन जाते हैं, पौध बन जाती है। तो आप ये नन्हे पौधों को क्या करते हो, फिर वहाँ से उखाड़ करके एक जो क्यारियाँ जो होती हैं, जैसे टमाटर का ही बीज तैयार करें आपने प्रो ट्रे में, तो फिर आपने यहाँ पे रोपण करते हैं आप,
क्यारियों में आप रोपण कर देते हैं, इनकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो जैसे अपन नर्सरी बेड में वापा तैयार कर रहे थे ना, नर्सरी बेड मतलब वापा में जो पौधे तैयार कर रहे थे, रोपा तैयार कर रहे थे, तो वही प्रो ट्रे में क्या करते हैं अपन, रोपा तैयार करते हैं, है ना। प्रो ट्रे रोपा तैयार करने के लिए ही प्रो ट्रे का उपयोग किया जाता है ना। रोपा तैयार करते हैं तो ये रोपा को फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो बच्चों ये जब प्रो ट्रे में हम रोपा तैयार करते हैं, जो प्रो ट्रे में, तो क्या होता है इसमें ना आसानी से जड़ें उखड़ जाती हैं। मतलब यहाँ से निकाल करके आप आसानी से पूरी की पूरी जड़ उखाड़ करके ऐसा सीधा पौधा आप ला सकते हो। सीधा पौधा, जड़ इसकी टूटती नहीं, तो आसानी से ये पौधा आप लगा सकते हो। और प्रो ट्रे में अच्छे से पोषण, पानी, हर चीज़ की सुविधा रहती है ना। तो प्रो ट्रे ये बहुत ही अच्छी एक सुविधा हो जाती है। तो प्रो ट्रे बहुत लाभकारी चीज़ है। इसका एक क्वेश्चन आ सकता है ना, तो इसलिए आप ध्यान से प्रो ट्रे वाला क्वेश्चन आपने लिखे होंगे तो वो क्वेश्चन को याद कर लेना। इसके लाभ देखो, महंगे हाइब्रिड बीज का अधिक कुशलता से उगाए जा सकते हैं। ये पूरे आप ये प्रो ट्रे के लाभ और हानि, इनको बिल्कुल आप याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे है ना। और मैं अब ज़्यादा इसको लंबा वीडियो बन रहा है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, पर इसको ज़रूर आप पढ़ लेना, है ना। आपको मेरे भरोसे नहीं रहना कि सर ने नहीं पढ़ा है तो आप मैं पढ़ेंगे नहीं हम लोग, ऐसा नहीं करना है ना। आपको ज़रूर पढ़ना है बच्चों, है ना। प्रो ट्रे से, प्रो ट्रे क्या होता है और प्रो ट्रे के लाभ और हानि, इनको ज़रूर पढ़ लेना। अब इसके बाद देखिए ज़रा एक क्वेश्चन, बुआई से पहले बीज उपचार क्यों किया जाता है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपने बीज लाया, है ना, बीज को आप खेत में बुआई करने वाले हो, है ना। तो बीज को आप बच्चों बुआई करने वाले हो तो क्या करोगे कि सबसे पहले इनको क्या कर लोगे, उपचारित कर लोगे। ये जो बीज हैं इनको क्या कर लोगे, उपचारित कर लोगे। उपचारित करने के बाद आप खेत में डालोगे तो उससे क्या होगा कि उसमें उस बीज को ना कीटों से उसका मतलब कीटों का संक्रमण हो सकता, कीट इसको नहीं खा पाएगा, और उसमें रोगों का भी जो है नियंत्रण यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए बच्चों, बुआई से पहले जो घर में अपन बीज को मतलब खेत ले जाकर लगाते हैं ना, तो आपको क्या करना है कि वो बीज को जो खेत में ले जाकर के आप लगाते हो, उस बीज को क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, बीज को उपचारित कर लेना है ना। दवाइयों से उपचारित कर लोगे इनको और उसके बाद में खेत में ले जा करके लगाओगे तो आप क्या होगा कि कीटों और रोगों से छुटकारा मिल जाएगा, है ना। ये होगा। तो पहले ज़रा इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से कि बुआई से पहले बीज उपचारित क्यों किया जाता है। बुआई से पहले बीज के रोगजनकों, कीटों के विरुद्ध अंकुरित होने वाले बीजों, अंकुरों की सुरक्षा करता है। आपका बीज आप लगा रहे हो खेत में, तो आप इसको दवाइयों द्वारा उपचारित कर लोगे तो कीट नहीं लगेगा, रोग नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार से उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता और आसानी से इसको ये अंकुरण होके पौधा तैयार हो जाएगा आपका, है ना। इसलिए आपको क्या करना है बच्चों, इसको बुआई से पूर्व उपचारित कर लेना है। यही तो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, बिल्कुल आपको अपने मन से आप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि वीडियो को आप ध्यान से देखोगे, उतने में ही आप क्वेश्चन के आंसर वहाँ कर सकते हो और आसानी से। और आपको शांत बैठे नहीं रहना है, क्वेश्चन पूरे हल करके ही वापस आना है। 20 क्वेश्चन आपके पूरे हल होना चाहिए। 20 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 20 क्वेश्चनों को आपको करना है। आप किसी भी स्कूल के बच्चे हो, आपको मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन आंसर आप हल करोगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है उसको भी बनाने की कोशिश करना है आपको, और क्वेश्चन पूरा करके आना है ना। तो आपको नंबर बहुत अच्छे यहाँ मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम तीसरी इकाई से ज़रा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों को देख लेते हैं ना। मैं ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल आने वाले हैं। आसानी से आप इनको देखोगे ज़रूर। आप पेपर देने के बाद आकर के ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारी ये क्वेश्चन आज आपकी वीडियो से देखने मिले, है ना। तो इसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है। देखो ज़रा, ये मृदा परीक्षण से आप क्या समझते हो, है ना। मृदा परीक्षण बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे बच्चों आप देखते होगे, आप जब आपका फीवर आता है, बुखार आता है, आपको आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो क्या होता है, आप क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, है ना। ब्लड टेस्ट करवाते हैं आप, है ना। आपकी जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं अपना
ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, कराते हैं कि नहीं आप? तो ब्लड टेस्ट क्यों कराते हैं? क्योंकि आपको पता चल जाता है कि हमको किस प्रकार की बीमारी है, मलेरिया है, टाइफाइड है या किसी भी प्रकार का रोग है, तो आपको ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता चल जाता है। तो वैसे ही हमारी मिट्टी है ना, तो मिट्टी है तो मिट्टी में भी तो रोग हो जाते हैं, है ना, रोग हो जाते हैं कि नहीं? तो मिट्टी में रोग हो जाते हैं या किस तत्व की कमी है, पोषक तत्व की कमी है, ये सारी चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि मिट्टी का परीक्षण करते हैं, है ना। मिट्टी की गुणवत्ता को जानने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी का परीक्षण करते हैं। तो मिट्टी का परीक्षण करने के लिए जैसे आपका परीक्षण मतलब आपकी बीमारी जानने के लिए ब्लड ले जाते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास, वैसे ही यहाँ पे हम मिट्टी को ले जाते हैं। मिट्टी का डॉक्टर कौन हुआ? वैज्ञानिक हुए कि नहीं, साइंटिस्ट हुए, है ना, कृषि वैज्ञानिक। तो उनके पास हम ले जा करके मिट्टी का परीक्षण कराते हैं और मिट्टी की जाँच कराते हैं कि क्यों हमारी फसल हो नहीं रही है और किस पोषक तत्व की कमी है, ये हम जानकारी लगाते हैं, है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मिट्टी परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़रा पढ़ें हम। कृषि में मृदा परीक्षण या भूमि की जांच एक मृदा के किसी नमूने की रासायनिक जांच है जिससे भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। इस परीक्षण का उद्देश्य भूमि की उर्वरता मापन तथा यह पता करता है कि उस भूमि में कौन से तत्व की कमी है। मैंने आपको बताया ना कि इस पोषक तत्व की कमी है। अगर कोई पोषक तत्व की मिट्टी में कमी होती है बच्चों, तो वो मिट्टी अच्छे से आपके पौधे को ग्रोथ नहीं करेगी और आपको फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए आप सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाइए। अगर आपके घर में फसल अच्छी नहीं हो रही तो अपने घर में अपने पेरेंट्स को, आप पापा को बोलेंगे कि पापा अपने फसलों में फसल क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अपने घर में आप मृदा का परीक्षण करवाइए, है ना। मृदा का परीक्षण आप करा लोगे तो अच्छे तरीके से फसल होगी, है ना। तो मृदा का आप परीक्षण करवा लेना तो बहुत ही अच्छे से फसल होने वाली है। उसी को तो हम कहते हैं मृदा परीक्षण। अब याद हो गया कि नहीं आपको? आसानी से आप एग्जाम में लिख सकते हो। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये बड़े रूप में भी आ सकता है, तो आप बड़े रूप में आसानी से समझा के लिखना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए जरा, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना है। जैसे कि भैया आपकी नई ये अभी जो आई हैं लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सब योजना है। तो वैसी हमारी मिट्टी के लिए भी एक योजना आई है ना। कब आई है? 19 फरवरी 2015 में, है ना। 19 फरवरी 2015 में योजना आई है मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड की योजना। अगर का वर्णन करने आ गया बच्चों तो इसको छोड़ के नहीं आना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को मृदा कार्ड जारी कर रहा है। एक कार्ड बना दे रहा है किसान के लिए। सरकार क्या कर रही है? कार्ड बना देती है और उसमें क्या होता है कि मृदा की जांच के लिए हम उस कार्ड को लेकर के जा सकते हैं। नमूना को ले जा लेते हैं, मिट्टी को ले जा लेते हैं और मिट्टी की हम जांच करा देते हैं। मिट्टी का क्या करा देते हैं? ये अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़े ना। तो परीक्षण कैसे कराते हैं? हम मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना से के तहत हम करा लेते हैं। और उर्वरता क्षमता कितनी है और फसल क्यों नहीं हो रही है उसकी जानकारी हम ले लेते हैं, है ना। तो ये आसानी से ये क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत की मिट्टी का वर्गीकरण। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी और सरल भी क्वेश्चन है। भारत में कैसी कैसी मिट्टी होती है, इंटरेस्टिंग भी है, आपको तो समझना चाहिए। कि पहला है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी है। उसके बाद लवड़ी क्षारीय मिट्टी है, शुष्क मिट्टी, वनों वाली मिट्टी और पीट व दलदली मिट्टी। बहुत ही ये बड़े रूप में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए फिर आपको ये मिट्टी याद कर लेना है और इनको एक बार पढ़ भी लोगे आप तो आसानी से कर सकते हो अंदर, है ना। खुद से मन से भी लिख सकते हो। इसलिए ये क्वेश्चन को बेटा याद जरूर कर लेना। भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लवड़ी या क्षारीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, वनों की मिट्टी, पीट दलदली मिट्टी, है ना। ये
क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बड़े 7 नंबर में आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन, या 5 नंबर में पूछ सकता है। तो आपको बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को समझाना है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला, है ना। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आ सकता है, मिट्टी क्या है और मिट्टी के गुणों को संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन को आपको ज़रूर याद कर लेना है भाई, सॉइल क्या होती है, सॉइल क्या होती है और इसके गुण क्या क्या हैं। ये क्वेश्चन को आप आईएमपी क्वेश्चन है, इसको ज़रूर पढ़ लेना, अपनी किताब से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आप यहाँ से अलग पढ़ोगे, अपनी किताब से अलग पढ़ोगे। इसके पहले कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा था बहुत ही आसानी से याद हो गए होंगे और मिलते जुलते हुए हैं, ये भी मिलता हुआ है, परंतु आप छोटे रूप में इसको याद कर सकते हैं। मिट्टी क्या है और मिट्टी के गुण, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना, आप इसको ज़रूर याद करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, मृदा परीक्षण क्या होता है और क्यों आवश्यक है ना। तो मैंने आपको समझाया था कि मृदा परीक्षण क्या होता है, क्योंकि मृदा परीक्षण हम करते हैं तो मृदा से में किस चीज़ की कमी है उसकी जानकारी हमको लग जाती है। तो अब मृदा परीक्षण है ना करते हैं तो हम ना कैसे उसका नमूना लेंगे, मिट्टी का हम अपने खेत से कैसे नमूना लेंगे, ये जानकारी ज़रा आप यहाँ देखो। सबसे पहली चीज़ तो ये आपका खेत है, देखिए ये आपका खेत है ना, ये आपका खेत है। तो आपको क्या करना है, इस कोने की मिट्टी ले लेना है थोड़ी, इस कोने की थोड़ी, इस कोने की थोड़ी, इस कोने की थोड़ी और इस कोने की थोड़ी ले लेना है ना। तो आपको चारों कोनों से और बीच से भी आपको क्या करना है, मिट्टी ले लेना है। लगभग थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके आपको आधा केजी मिट्टी ले लेना है ना। तो इसके बाद में ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, ठीक है। नमूना के लिए आपको आधा केजी ले जाना है। तो आप मिट्टी थोड़ी थोड़ी मिट्टी क्या करेंगे, आप ले लेंगे। उसके बाद में आपने जो चारों कोने से मिट्टी ले लिए, तो अब आपको एक धूप में अच्छी तरह से उसको सुखा लेना है, थोड़ी छाया वाली जगह में रखना है, ज़्यादा धूप वाली नहीं। और उसके बाद में बच्चों ऐसे आपको बराबर करके उसको मिला लेना है पूरी मिट्टी को, और इसके क्या करना है, आपको 4 भाग करना है, मिट्टी के 4 भाग करना है। इस टाइप से 4 भाग में बांट लेना है उसको। तो 4 भाग में बांट लेना है, ये पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया और चौथा भाग हो गया। तो आपको क्या करना है, विषम भाग को या सम भाग को, ठीक है, आपको ले जाना है। याला भाग ले जा लो या फिर याला भाग ले जा लो, आप कोई भी एक भाग को, इस भाग को ले जाना है। तो इस भाग को 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला भाग को ले जा लो, ठीक है। 2 नंबर और 3 नंबर वाले को ले जा लो, इस टाइप इसको ले जा लो या फिर इसको ले जा लो, जो भी आप करें। एक भाग विपरीत भाग को आप ले जाना है। जैसे ये 4 कोने की मतलब मिट्टी थी, उसको 4 भाग में बांटा, इसको ले रख लो और इसको रख लो, है ना। और ये दोनों कोने की मिट्टी रख लेना है आपको, मतलब 2 भाग को रख लेना है ना। और ये आधा केजी आपको नमूना रख लेना है। यही होती प्रक्रिया आपकी मिट्टी परीक्षण में नमूने लेने की, है ना। तो उसी को कहते हैं हम नमूना लेना। ऐसा क्वेश्चन आपका बन के आ जाएगा कि बच्चों मिट्टी में मृदा परीक्षण के लिए नमूना कैसे लें। तो आपको इस टाइप से नमूना लेना है और फिर आपको कृषि केवीके ले जाना है, कृषि अनुसंधान केंद्र ले जाना है आपको परीक्षण के लिए, है ना। तो ये कुछ मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको मैंने बताया हूँ। स्टेकिंग किसे कहते हैं, परीक्षण कैसे करें, है ना, ये सारी चीज़ें आपको समझना है। और ये वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार बहुत ही अच्छे से समय निकाल के ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको बताया हूँ, है ना। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में एक के बाद एक वीडियो डल रहे हैं ना, तो आप ज़रूर उन वीडियो को, पूरे 9th क्लास के वीडियो को आप एक के बाद एक देख सकते हैं। और आगे के जो 4th इकाई और 5 इकाई नहीं पढ़ाए हूँ वो भी मैं इस वीडियो मतलब इस अपने चैनल में पढ़ाऊँगा आपको, है ना। तो आप देख सकते हो किस टाइप से मैंने आपको पढ़ाया है आज की आईएमपी क्वेश्चन। इसी श्रृंखला को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर में मैंने आईएमपी तो बता दिया हूँ, पर आपको क्या है, सही जोड़ी, सही विकल्प, खाली स्थान, ये सारी चीज़ें आपको बुक से आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है ना। क्या करना है, बुक से आपको पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, है ना।